आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मूवी की जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की लेटेस्ट सेंसेशन धुरंधर की। इस टाइम पे ये फिल्म सच में टॉप पर ट्रेंड कर रही है और इसका क्रेडिट जाता है इसके शानदार कास्ट को। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज एक्टर्स ने मिलकर जो जादू किया है वो तो थिएटर में ही देखने वाला है। लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्योर सिनेमा है। इसकी कहानी, एक्शन सीन्स, एक्टर्स की दमदार एक्टिंग और जिस तरह से हर सीन को पर्दे पर दिखाया गया है, हर चीज़ कमाल की है। तो अगर आपने अभी तक इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा है और अंदर ही अंदर फोमो हो रहा है तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए इस पूरी फिल्म की कहानी को ऐसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिससे आपको लगेगा कि आपने इसे घर बैठे ही देख लिया। तो क्या आप सब तैयार हैं इस शानदार मूवी की कहानी में डूबने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में #धुरंधर लिख दीजिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर की कहानी हमें वापस ले जाती है 1999 और 2001 के उन भयानक आतंकी हमलों के दौर में। अगर आपको भारत के इतिहास की थोड़ी भी जानकारी है तो आप जानते होंगे कि ये 2 साल देश के लिए कितने मुश्किल भरे थे। पहला हमला था एक प्लेन हाईजैक और दूसरा हमारे लोकतंत्र के मंदिर, संसद पर हमला। ये हमले उन आतंकी गुटों ने करवाए थे जिन्हें पड़ोसी देश पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल था। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भारत सीधे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया। वजह, उस समय पाकिस्तान को अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे बड़े देशों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। भारत सीधे तौर पर पाकिस्तान से अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा था और यहीं से जन्म हुआ था मिशन धुरंधर का। और इसी मिशन धुरंधर के इर्द गिर्द घूमती है हमारी ये पूरी कहानी। अगर आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर देर किस बात की। तो चलिए सीधे मूवी की धमाकेदार स्टोरी में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी धुरंधर की कहानी शुरू होती है 30 दिसंबर 1999 से। सोचिए, साल का आखिरी महीना और देश पर ये क्या आफत आ जाती है। स्क्रीन पर हम मिलते हैं अजय सान्याल से, जो उस वक्त इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं और इस दमदार किरदार को प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। हमें पता चलता है कि इंडिया से अफगानिस्तान जा रही एक फ़्लाइट जैसे ही कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन उसे हाईजैक कर लेता है। उस प्लेन में जितने भी भारतीय नागरिक होते हैं उन सबको बंधक बना लिया जाता है। उनकी एक ही डिमांड होती है, भारत सरकार उनके पकड़े गए साथियों को रिहा करे, तभी वो इन मासूमों को छोड़ेंगे। असल में ये हाईजैक उन आतंकियों को छुड़ाने के लिए किया गया था जिन्हें भारत ने कुछ समय पहले ही दबोचा था। अब क्या करें, भारत के पास कोई चारा नहीं बचता। अजय सान्याल उस वक्त के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को झुकना पड़ता है। आतंकियों की सारी शर्तें मानकर हमारे बंधक नागरिकों को छुड़ा लिया गया। एक बड़ी हार जिसने देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को एक और भयानक हादसा होता है। हम देखते हैं कि दिल्ली में संसद भवन के बाहर एक एम्बेसडर कार में 5 आतंकवादी आते हैं। पूरी रफ्तार में वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए संसद परिसर में घुस जाते हैं। अपने हथियारों से वो आसपास के पुलिस अफसरों को मार गिराते हैं और पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाती है। खैरियत ये रही कि सही समय पर अजय सान्याल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अपनी जान पर खेलकर उन सभी आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। अब भारत इस पूरे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के सामने उठाता है। उम्मीद करता है कि उसे समर्थन मिलेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि ना तो यूनाइटेड नेशंस से मदद मिलती है और ना अमेरिका से, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई और दूसरा देश भारत का साथ देता है। यानी एक बार फिर भारत को अकेला छोड़ दिया जाता है और ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, नहीं? और रही बात पाकिस्तान की, तो उस वक्त अमेरिका से लेकर दुनिया के बाकी सारे बड़े बड़े देश, यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज़ भी उसके साथ खड़ी थी। इसीलिए पाकिस्तान के बार बार हमलों के बावजूद भारत उसे कोई करारा जवाब नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब तो जैसे पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस संसद हमले के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल, हमारे आर माधवन, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और बाकी सभी आला अधिकारी एक हाई लेवल मीटिंग में बैठते हैं और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने और भारत को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मिशन धुरंधर। अब आप पूछेंगे, ये मिशन धुरंधर क्या भला है? तो
तो दोस्तों ये भारत का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसके तहत भारत अपने सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेगा और फिर उसी एजेंट के जरिए पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जाएगा। जैसे ही इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को हरी झंडी मिलती है वैसे ही ये मिशन शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम अगले सीन में अफगानिस्तान में एंट्री करते हैं जहाँ हमारे सामने आते हैं रणवीर सिंह और तभी हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह ही भारत के वो एजेंट हैं जो पाकिस्तान में मिशन धुरंधर को अंजाम देंगे, यानी असली धुरंधर तो वही है। इस मिशन के शुरू होते ही हम देखते हैं कि रणवीर सिंह को एक नई पहचान दी जाती है, हमजा अली। सबसे पहले उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाता है, फिर वो अपनी पहचान एक बलूचिस्तानी के तौर पर बनाते हैं और इसी तरह पाकिस्तान में घुसपैठ करते हैं। अब अगर आप में से कुछ लोग बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि बलूचिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में फैला हुआ है, जैसा कि आप सभी मैप पर देख सकते हैं। हालांकि आज के ज़माने में सरहदों की वजह से ये बलूचिस्तान इन तीनों देशों में बंट गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों से पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का हिस्सा है वहाँ के लोगों को भी बाकी पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं। बलूचिस्तान की ये हिस्ट्री बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि रणवीर सिंह, जो अब हमजा अली बन चुके हैं, उन्होंने एक बलोच रेबल की ही आइडेंटिटी ली है और यकीन मानिए उनकी ये बलोच पहचान उनके मिशन में बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। तो अब हमजा अली यानी हमारे रणवीर सिंह जैसे ही पाकिस्तान में एंट्री करते हैं वो सीधे पहुंचते हैं कराची और कराची में भी वो जाते हैं लियारी। अब दोस्तों ये जो लियारी है ना, ये कराची का एक काफ़ी मशहूर टाउन है जो अपने आप में एक अलग दुनिया है और क्योंकि ये लियारी टाउन इस मूवी और मिशन धुरंधर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में ध्यान से सुनिए। रणवीर सिंह उर्फ हमजा अली जैसे ही लियारी टाउन में पहुंचते हैं वो वहां भारत के एक और एजेंट से मिलते हैं। ये एजेंट सालों से वहां एक जूस की दुकान चला रहा था और उसके साथ 2-3 और एजेंट भी थे। ये सब मिलकर पाकिस्तान से सारी ज़रूरी जानकारी इंडिया तक पहुंचाते थे, लेकिन अब ये सब मिशन धुरंधर को पूरा करने में हमजा की मदद करेंगे। हमजा जब इस एजेंट से मिलता है तो वो उसे लियारी टाउन के बारे में सारी अंदर की बातें बताता है जो उसने सालों से ऑब्जर्व की है। वो हमजा को समझाता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लियारी टाउन को ही क्यों चुना, क्योंकि ये पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है। जो इस लियारी को रूल करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है और जो पूरे कराची को रूल करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है, यानी लियारी पर जिसकी पकड़ उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। क्या कमाल की बात कही है ना। अब आप समझ सकते हैं कि यह जगह कितनी अहम है। यह एजेंट रणवीर सिंह हमजा को बताता है कि इस लियारी में कुल 3 डॉन राज करते हैं। इनके नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलूच भी कहा जाता है। और रहमान बलूच इसलिए क्योंकि वो खुद एक बलूचिस्तान परिवार से आता है और हमेशा बलूचिस्तान के लोगों का ही साथ देता है, उनके हकों के लिए लड़ता है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो रहमान बलूच है ये दरअसल दूसरे डॉन बाबू डकैत का नाजायज़ बेटा है। लेकिन जब रहमान बड़ा हुआ और उसे ये सच्चाई पता चली तो उसने अपनी माँ को ही मार डाला। लियारी टाउन में रहमान डकैत 1/3 हिस्से पर राज करता है, जबकि बाकी बचे 2/3 हिस्सों पर बाबू डकैत और अरशद पप्पू का कब्जा है। और हाँ, रहमान डकैत से निपटने के लिए ये बाबू डकैत और अरशद पप्पू हमेशा मिलकर काम करते हैं। अब लियारी में हमजा का प्लान ये है कि चूँकि वो एक बलूच बनकर आया है तो वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और उसे इस गैंग में घुसने का मौका भी बहुत जल्द मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक करीब 8 से 10 साल का और दूसरा 19 से 20 साल का। और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है इसके दोस्त की ही कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। अरशद पप्पू और बाबू डकैत को इस बात का पता चल जाता है और वो प्लान बनाते हैं कि शादी में अपनी आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को मार डालेंगे। इंडिया के एजेंट को भी इस प्लानिंग की भनक लग जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि शादी में रहमान डकैत के बेटे पर हमला होने वाला है। तो वो हमजा और बाकी एजेंट मिलकर एक धांसू प्लान बनाते हैं। वो उसे गोलीबारी के बीच रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ऐसा करके रहमान डकैत की नज़रों में हीरो बन जाएंगे। इससे वो रहमान का भरोसा जीत लेंगे और बड़े आराम से उसके गैंग में शामिल हो जाएंगे। स्मार्ट प्लान है ना। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट वेटर बनकर शादी में घुस जाते हैं। असल में उन्हीं की जूस की दुकान को वहाँ खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। थोड़ी देर बाद रहमान डकैत का बेटा आता है, लेकिन हमजा और एजेंट्स देखते हैं कि वो अकेला नहीं बल्कि अपने छोटे भाई को भी साथ में लेकर आया है। अब तो इनकी टेंशन बढ़ जाती है कि जब गोलीबारी होगी तो दोनों बेटों को कैसे बचाया जाए।
उनके इतना सोचते ही वहाँ कई सारे गनमैन आ जाते हैं जो असल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और देखते ही देखते पूरी शादी में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। हमजा और उसके एजेंट मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा तो लेते हैं, लेकिन अफसोस आखिर में वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटों को गोलियों से छलनी कर देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यह देखकर हमजा और बाकी एजेंट को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था। उनका तो प्लान ही यही था कि जब रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला हो तब वो उसे बचा लें और रहमान डकैत का भरोसा जीत लें, लेकिन यहाँ तो वे उसे बचाने में नाकाम रहे। लेकिन हमजा हार मानने वालों में से नहीं था। वो नया तरीका निकालता है। आखिर उसने छोटे बेटे की जान तो बचाई ही थी, तो अब वो छोटे बेटे के सामने एक तमाशा करता है, जैसे वो बड़े बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत बड़े बेटे की लाश उठाता है और उसे अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टरों के सामने वो चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से इसका इलाज करो, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उसकी जान तो जा चुकी होती है। अब जैसे ही रहमान डकैत को इस बात का पता चलता है, वो अपने आदमियों के साथ सीधे अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल आकर वो सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है। इसके बाद उसका छोटा बेटा उसे सारी कहानी समझाते हुए बताता है कि जब उस पर और उसके बड़े भाई पर हमला हुआ था तब हमजा नाम के इस आदमी ने उन दोनों की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही उसे अस्पताल लेकर भी आया। इन बातों को सुनकर रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और फूट फूट कर रोता है। ये सीन वाकई दिल दहला देने वाला होता है। लेकिन फिर वो हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा हमारा हीरो पैसा लेने से मना कर देता है और रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में हमजा भी रहमान डकैत की पूरी तरह एक बलूच है, और जिस तरह से रहमान डकैत बाकी सारे बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वो देखकर हमजा को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो भी रहमान डकैत की गैंग में शामिल होकर उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों, हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे उसने रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था। साथ ही पैसे न लेकर उसने रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है, और बस इसी बात पर रहमान डकैत हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और धीरे धीरे उसे अपने गैंग की सारी अंदरूनी बातें बताने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पर रहमान डकैत प्लान बनाता है कि अब वो बाबू डकैत को मार डालेगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। पर रहमान डकैत कुछ कर पाता इससे पहले ही हम देखते हैं कि उसी अस्पताल में रहमान डकैत से मिलने के लिए लियारी टाउन का पॉलिटिशियन आता है। ये पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का MP MLA टाइप का बंदा होता है, और इसने लियारी में रहमान डकैत को अपना पूरा सपोर्ट दिया होता है। वो यहाँ आकर रहमान डकैत के बेटे की लाश देखता है और रहमान को सांत्वना देता है। साथ ही वो रहमान डकैत को समझाता है कि अभी इलेक्शंस बहुत करीब आने वाले हैं, इसलिए अभी उसे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए और बाबू डकैत पर कोई हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इलेक्शन में वो हार सकता है, और अगर वो हार गया तो रहमान डकैत का भी बहुत नुकसान होगा। अब दोस्तों, ये बात कहकर वो पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज अंदर ही अंदर जलता रहता है। वो यही सोचता रहता है कि वो अपने बेटे का मौत का बदला कैसे लेगा। ये तो आग में घी डालने का काम हो गया, नहीं? अब ऐसे ही एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत अपने सारे आदमियों को एक साथ बिठाता है, जिसमें हमारा हमजा भी होता है। फिर वो उन सबसे पूछता है कि अब क्या किया जाए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उसे रुकने के लिए कहते हैं। वो रहमान से कहते हैं कि इलेक्शंस होने दिए जाएं, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त कुछ भी करते हैं तो इलेक्शन में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिस वजह से न सिर्फ उनका सपोर्ट छीनेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और रहमान डकैत से कहता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे के मौत का बदला जरूर लेता। हमजा आगे समझाता है कि बाबू डकैत ने इस वक्त जो भी किया है वो उसने सोच समझ कर किया है। उसने इलेक्शन के ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है, ताकि आप ये सोच कर बैठ जाएं कि इलेक्शन आने वाले हैं और आप उस पर हमला ना करें। लेकिन मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी।
हमजा कहता है क्योंकि असल में इस वक्त वो बेफिक्र होगा और उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप उस पर हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही इलेक्शन जीतने की बात पर हमजा कहता है कि अगर आप उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो आप वैसे भी हार जाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शन तक चुप बिठाकर उसने ये साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर बची ही नहीं। और इसलिए अगर आप मेरी माने तो आपको बाबू डकैत को इसी टाइम पर ख़त्म करना चाहिए। हमजा अपनी बात पर जोर देता है, जिससे कि न सिर्फ आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी के अंदर ये मैसेज जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई भी नहीं। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एकदम सहमत हो जाता है और इसलिए वो प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत और उसकी पूरी गैंग पर हमला करेगा और उन्हें ख़त्म कर देगा। इसके लिए वो पूरी प्लानिंग करते हैं, एक एक करके बाबू डकैत के सभी आदमियों की फील्डिंग लगाते हैं और फिर एक ही बार में उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा, रहमान डकैत और रहमान का खास आदमी उसका कजन उजैर, ये सब मिलकर ख़त्म करते हैं। वो सब बाबू डकैत को टक्कर मार कर नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत लोहे से पीट पीट कर उसे जान से मार डालता है। इस तरह रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। इसके ठीक बाद इलेक्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि लियारी टाउन का पॉलिटिशियन, जिसका नाम जमील जमाली है, पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, अब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसे अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए बुलाया जाता है। तब पब्लिक को देखकर उसे ये समझ आता है कि लियारी की जनता उसे नहीं बल्कि रहमान डकैत को ज़्यादा पसंद करती है और इसीलिए उसे डर लगता है कि अगर कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब तक रहमान डकैत काफ़ी ऊपर आ चुका था। उसने अपने 2 दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को ख़त्म कर दिया था। अब वो पूरे लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बड़े आराम से नेता भी बन सकता था। इसके साथ ही हमारा हमजा अब रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था। लेकिन हमजा जो अपने असली मिशन पर था, हम देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन जमील जमाली के इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मिलता है और धीरे धीरे करके उसे इम्प्रेस भी कर लेता है, क्योंकि हमजा जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की बेटी उसके मिशन में काफ़ी काम आ सकती हैं। अब दोस्तों, इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अब तक अपने फ़ायदे के लिए जमील जमाली को सपोर्ट कर रहे थे, वो अब रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उसे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब पूरे लियारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा मजबूत पकड़ और किसी की नहीं थी, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जमील जमाली को ये बात पता लगती है, उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर जाती है और वो किसी भी तरह रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद ही रहमान डकैत और इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई हैं, जिन्हें खाना ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। ये दोनों असल में पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे सीधे काम करते हैं और इनसे बेहिसाब पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाला के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करना और जाली भारतीय नोट छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि रणवीर सिंह यानी हमारा हमजा अपने बाकी एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया भी पहुंचाता रहता है और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती है कि पाकिस्तान की ये 2 बिजनेसमैन भाई यानी खाना ब्रदर्स इंडिया के जाली 500 और 2000 के नोट छापकर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं और भारत की करेंसी को कमज़ोर करके देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा, उजैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ मिलकर खाना ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहां खाना ब्रदर्स उसे ISI के हेड से मिलवाते हैं। ये असल में ISI का एक बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम मेजर इकबाल है। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल के किरदार को मूवी में अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। सच कहूँ तो मूवी में इनकी एक्टिंग मुझे सबसे ज़्यादा आइकॉनिक लगी। ये ISI का मेजर इकबाल यहाँ रहमान डकैत से मीटिंग करता है और उसे कहता है कि उसे रहमान डकैत से बहुत सारे हथियार चाहिए, लेकिन खास बात यह है कि उसे वो सारे हथियार चाहिए जो सिर्फ रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश बनाते हैं, क्योंकि असल में उसका प्लान है कि वो रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स को हासिल करेगा, फिर उन हथियारों को अपने देश के आतंकी ग्रुप्स को देगा
और उन आतंकियों के जरिए भारत में आतंक फैलाएगा, जैसे कि मासूम लोगों को मारना, बम धमाके करना और इस तरह के बाकी सारे घिनौने काम। अब इस मीटिंग में बैठे सभी लोगों को पता चलता है कि इस तरह के रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स सिर्फ बलूचिस्तान से मिल सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ही इन सभी हथियारों का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि ISI और बलूचिस्तान के रेबल्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है और वो आए दिन बलोच रेबल्स को मारते रहते हैं, इसलिए ISI सीधे उनसे डील नहीं कर सकता। और इसीलिए ISI का मेजर इकबाल ये चाहता है कि रहमान डकैत उनके लिए बलूच रेबल्स से डील करे और वो सारे वेपन्स लाकर उन्हें दे। बदले में वो जितना पैसा बोलेंगे मेजर इकबाल उन्हें देने को तैयार है। और दोस्तों, रहमान डकैत भी इसीलिए मुफीद था क्योंकि रहमान डकैत खुद एक बलूच था। वो अपने गैंग में बलूचों को रखता था और साथ ही साथ वो बलूच रेबल्स के लिए काफ़ी काम करता था। और इसीलिए बलूचिस्तान के जितने भी बलूच रेबल्स हैं वो सभी रहमान डकैत को एक मसीहा की तरह देखते हैं और उसे काफ़ी सम्मान देते हैं, जिस वजह से रहमान डकैत को वो लोग वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद वो अपने आदमियों के साथ सीधा बलूचिस्तान जाता है और वहाँ बलूच रेबल्स के हेड से मिलता है, उनसे हथियारों के लिए डील करता है। जिसके बाद वो बलूच रेबल्स का हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है। अब बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चलकर ISI के मेजर इकबाल को सौंपने वाला है। हालांकि दोस्तों, इस बीच हम पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलते हैं, जो अब पूरी तरह से ये प्लान कर चुका है कि उसे रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही जल्द उससे उसकी कुर्सी छीनने वाली थी। अब देखते हैं जमील जमाली क्या चाल चलता है। अब ऐसा करने के लिए जमील जमाली SP चौधरी को मिलने बुलाता है और दोस्तों, हमें पता चलता है कि SP चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त हैं। और हमें पता लगता है कि SP चौधरी असल में पुलिस में SP हैं, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने ही उन्हें सस्पेंड करवा दिया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार थे और अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को ख़त्म करके रखते थे। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये चाहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए वो SP चौधरी को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि वो उनकी पोस्टिंग फिर से लियारी में कर रहा है ताकि वो रहमान डकैत को ख़त्म कर दे, यानी कि उसका एनकाउंटर करके ये दिखाए कि वो मारा गया। लेकिन दोस्तों, SP चौधरी जमील जमाली से ऐसा करने से मना कर देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो जमील जमाली से कहते हैं कि लियारी के अंदर जितनी भी पुलिस है वो पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। इसलिए अगर मैं रहमान डकैत को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने पुलिस वालों को लेकर भी जाऊँगा तो वो मेरी पुलिस से ही मुझे ठुकवा देगा, और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे खुद की टीम दी जाए, जिस टीम के बंदे मैं खुद ही चुनूँगा। साथ ही साथ लियारी में मेरा एक खुफिया ऑफिस होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलता हूँ। पॉलिटिशियन जमील जमाली SP चौधरी की ये शर्तें मान जाता है और वो उसे उसकी स्पेशल टास्क फोर्स देता है, जिसकी हेल्प से SP चौधरी रहमान डकैत को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर सकता है। अब दोस्तों, इन सब के बीच ही हमजा और जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है, और इसीलिए जब एक दिन वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं तब उसी टाइम पर हमजा SP चौधरी की फ़ोटो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन के अंदर फिर से कर दी गई है। लेकिन SP चौधरी की फ़ोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि ये आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते ही हमजा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसलिए वो जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार जब भी वो इंसान आए तो वो उसकी सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले। जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ कर देती है। बाकी दोस्तों, कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूच रेबल्स से जो भी हथियार उठाए थे, यानी रशियन और अमेरिकन मेड हथियार, वो उन सबको ले जाकर ISI को दे देता है और मेजर इकबाल के हाथों में सौंपता है। इन हथियारों को लेकर मेजर इकबाल उन सबको ये बताता है कि असल में अब वो इन सारे हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करेगा, और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी सारे आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को उन्हें सौंप देता है। जिसके बाद वो सबके सामने ही बताता है कि अब उनका ये प्लान है कि वो बहुत ही जल्द सीधे पानी के रास्ते इंडिया में घुसेंगे और इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े टेरर अटैक्स करेंगे, ऐसे अटैक्स जिससे इंडिया पूरी तरह टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसे ही हमजा ये सारी बातें सुनता है, वैसे ही वो जल्दी से इंडिया के अंदर ये सारी खबरें भेज देता है, जिसके बाद इंडिया के इंटेलिजेंस वाले इन सारी बातों को जान तो जाते हैं, लेकिन अब हम उनकी लापरवाही कहें
या फिर उनकी इनएफिशिएंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। इस टाइम पे मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था, वो टेरर अटैक था साल 2008 में होने वाला 26/11। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 के अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों, इस टाइम पर हमजा अपना काम पूरा करता है और वो इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है। और इंडिया की सारी इंटेलिजेंस टीम को ये बात तो बता ही देता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े टेरर अटैक्स करवाने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, इतने में हम लियारी सिटी के अंदर ये देखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है और वो प्लान स्टार्ट कर देता है रहमान डकैत का एनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान डकैत के घर के अंदर जो नौकर होता है उसके ज़रिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देता है, जिसे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इसीलिए रहमान डकैत जल्दी जल्दी में अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में लेता है और बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है। और फिर इस तरह से वो एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और वो उसे अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। और अब जाहिर है यहाँ पर एसपी चौधरी का यही प्लान था कि वो दिखाएगा तो यही कि वो रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जा रहा है। लेकिन रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसने रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब इसी बीच ये सारी खबर हमजा, उजैर और रहमान डकैत के बाकी साथियों को मिलती है। खबर जानने के बाद ही हमजा को जमील जमाली की बेटी का फोन आता है, जो उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उसने अपने फादर और एसपी चौधरी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस वीडियो रिकॉर्डिंग में हमजा ये देखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसे एनकाउंटर में जान से मार दो। इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है और फिर इसीलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही होगा कि अक्सर बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं जो कि गुंडों को अपने सपोर्ट में तो रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई भी गुंडा उनके ऊपर जाए। और अब क्योंकि रहमान डकैत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो जमील जमाली से ऊपर जा चुका था, तो अब देखते हैं हमजा इस जानकारी का क्या करता है। इसलिए जमील जमाली अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है और अपने सारे काम अरशद पप्पू से करवाना चाहता है। और अब इसीलिए रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरे लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा और एसपी चौधरी, जो कि रहमान डकैत को बहुत टाइम से निपटाना चाहता है, वो उससे निपटा देगा। लेकिन दोस्तों, हमजा को जैसे ही ये वीडियो मिलती है, वैसे ही वो वीडियो देखने के बाद ही जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है और वो उसे अपने घर में बुलाकर उसका फ़ोन बंद करवा देता है ताकि वो अपने फादर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। इसके बाद ही हमजा जमील जमाली को यह वीडियो भेजता है और उसे कहता है कि वो उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत की मौत को नहीं रुकवाया तो वो उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज़ में डाल देगा, जिसके बाद उसकी रेपुटेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो रहमान डकैत की मौत को रुकवा दे। अब ये सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफ़ी डर जाता है और इसीलिए वो एसपी चौधरी को फ़ोन करके कहता है कि वो रहमान डकैत के एनकाउंटर को रोक दे। लेकिन एसपी चौधरी उसकी बात मानने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो रहमान डकैत को मारकर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली जल्दी से ये बात हमजा को बताता है और फिर इसीलिए हमजा दूसरा तरीका लगाता है। वो जमील जमाली से कहता है कि वो उसे एसपी चौधरी का खुफिया ऑफिस बताए, क्योंकि दोस्तों, जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस ऑफिस के बारे में पहले ही पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है और अपने सारे आदमियों को लेकर सीधा वहां पहुंचता है और वहां के सारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरी तरह से मारता है और उन सबके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर वो एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर उसने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो इस ऑफिस में मौजूद 40 से ज़्यादा ऑफिसर्स को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और उसे हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन दोस्तों, अब इन सब के बाद वो दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, यानी कि 26 नवंबर साल 2008। और इस दिन ISI वाले, स्पेशली मेजर इकबाल, इंडिया में अपने आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देते हैं
और वो टीवी पर इस पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 26/11 की इस टेरर अटैक को हमजा देखता है, वैसे ही वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी की सारी खबरें इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तब भी वो ये देखता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस इस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देश को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और इसीलिए इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद वो इतना ज़्यादा गुस्से में आता है कि अब वो ये ठान लेता है कि अब वो कुछ भी करके इन सबको ख़त्म करेगा और अब वो इस पूरी लियारी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा और पूरे पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, हमजा ऐसा काम बल से नहीं बल्कि अकल से ही कर सकता है। और अब इसीलिए वो सबसे पहले प्लान बनाता है कि रहमान डकैत को रास्ते से हटाने का और पूरी लियारी पर कंट्रोल करने का। अब ऐसा करने के लिए वह पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रहमान डकैत को रास्ते से हटाना चाहते हो और अब बात यह है कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम उससे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम लोग सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे और उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद वो पूरी लियारी पर मेरा कंट्रोल होगा। और अब क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इसलिए मेरे जरिए तुम्हारा कंट्रोल होगा, यानी कि अगर पावर आती भी है तो वो हमारे परिवार में आएगी। क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है हमजा, ये तो वाकई दिलचस्प मोड़ है कहानी में, यानी कि तुम्हारी हाथ में। अब पॉलिटिशियन जमील जमाली को हमजा की यह बात ठीक लगती है और इसीलिए वो उससे अपने बेटी की शादी करवाता है और उसे अपना दामाद बनाता है और फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि अब वो सब लोग मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे। अब इसके आगे चलकर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और भी कई सारे वेपन्स मंगवाता है और इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग वेपन्स को बहुत ही जल्द उन्हें सौंप देंगे। लेकिन अब जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है, उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसीलिए वो उद्घाटन करने जाता है और उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा, उजैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज के दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं और इसीलिए आज का यह दिन हमजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर इसीलिए वो एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान को गाड़ी में बिठवाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन में इतनी सारी अजीब चीज़ों को देखकर रहमान डकैत को शक हो जाता है और इसीलिए वो हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और वो गाड़ी कंटिन्यूसली चलाता रहता है, जो चीज़ देखकर रहमान डकैत ये समझ जाता है कि वो उसे धोखा दे रहा है और हो ना हो वो उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब भी हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है और खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है, जिसके बाद ही एसपी चौधरी और उसकी पूरी टास्क फोर्स की टीम वहां पर आती है और वो रहमान डकैत को उसके साथ के एक दो आदमियों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शूट आउट के होने के बाद भी रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा हमजा का पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। बाकी इधर इतने में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और फिर इसीलिए एसपी चौधरी भी रहमान डकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और रहमान डकैत के पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद ही जंगल में हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान डकैत की भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहाँ पर आता है, जिसके बाद ही वो दोनों मिलकर रहमान डकैत पर भारी पड़ते हैं और आखिर में एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है और फिर यहीं पर ही हमें ये भी पता चलता है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत के सर के बजाय उसके गले पर वो भी साइड में गोली क्यों मारी। इसी टाइम पर एक फ्लैशबैक आता है, जिस फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि प्लानिंग के टाइम पर ही हमजा ने एसपी चौधरी से ये कहा था कि जब वो लोग रहमान डकैत को पकड़ लेंगे और उसे मारने वाले होंगे तब एसपी चौधरी को उसे गोली तो मारनी है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे एक घंटे तक जिंदा रहे। असल में जैसे ही रहमान डकैत के गले में गोली लगती है, वैसे ही हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वो रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवा कर सीधा हॉस्पिटल जाता है और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है।
और वो यानी कि हमजा उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ वो रास्ते में ही उजेर को भी फ़ोन कर देता है और वो सारे साथियों को भी यही सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है, लेकिन ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ही रहमान डकैत की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब रहता है, क्योंकि इसके बाद सारे न्यूज़ चैनल्स पर यही न्यूज़ चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और फिर यह चीज़ दिखाकर हमजा पूरे लियारी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वो किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं होने देता कि उसने खुद ही रहमान डकैत को मरवाया है। अब दोस्तों, यह मूवी अपनी एंडिंग में आ जाती है। क्या ज़बरदस्त ट्विस्ट था, जहाँ पर हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हमजा है तो है कौन। और फिर हम ये जानते हैं कि हमजा का असली नाम है जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है और उसे खुद को भी फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन फिर उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी अजय सिंघल उससे मिलता है और वह उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिससे जसकीरत सिंह अपना लेता है और फिर वह इंडिया का एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, अब यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, बट मूवी के ख़त्म होने के साथ ही हमें यह बताया जाता है कि अभी यह मूवी तो ख़त्म है, पर इस मूवी की स्टोरी नहीं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि 2026 के मार्च महीने के अंदर इस मूवी का सेकंड पार्ट आएगा और इसी के अंदर इस धुरंधर की पूरी स्टोरी ख़त्म होगी। बाकी दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।